तो जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और आज हम लोग इस लेक्चर में बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। और वो न्यूमेरिकल्स होंगे बेस्ड होंगे बायो-सेवर्ट लॉ एंड एम्पियर सर्किटल लॉ। अर्थात बायो-सेवर्ट का नियम और एम्पियर के परिपथीय नियम के आधार पर जो न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न बन सकते हैं, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। हालांकि ये न्यूमेरिकल का पार्ट 1 है और इसमें न्यूमेरिकल हम कुछ बेसिक लेवल भी देखेंगे, कुछ थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चन देखेंगे। और इन प्रश्नों को हल करके आप बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ प्रश्न आप जरूर सॉल्व कर सकते हो। अर्थात इन्हीं के अंतर्गत प्रश्न आने वाले हैं। जैसे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछता है किस प्रकार प्रश्न बनते हैं, उनके आधार पर मैंने इन प्रश्नों को रखा है। ये प्रश्न आपके लिए जरूर लाभदायक हैं। पूरे क्वेश्चन की सीरीज आपको देख लेना है, क्योंकि मैंने इसमें हर टाइप के क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। आज जितने भी प्रश्न हम सॉल्व करेंगे, उसमें से हर टाइप के मैंने प्रश्नों को समावेश किया है, इसमें इंक्लूड किया है। ठीक है, वो बायो-सेवर्ट का नियम हो या एम्पियर का परिपथीय नियम, इन दोनों नियमों के आधार पर जितने जैसे प्रश्न बन सकते थे, वैसे मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक और मॉडरेट लेवल के प्रश्न रखे हैं। बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड लेवल के भी नहीं है, क्योंकि इससे इतने ज्यादा स्टैंडर्ड लेवल के प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रश्नों को हल करना शुरुआत करते हैं। इसके पहले जिन बच्चों को लेक्चर 1 से लेकर के, क्योंकि इस मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म अर्थात गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व से रिलेटेड मैंने टोटल 10 लेक्चर बनाए हैं। 10 लेक्चर मैंने प्रोवाइड कराए हैं, जिसमें बायो-सेवर्ट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस एंड एम्पियर सर्किटल लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस, मतलब बायो-सेवर्ट का नियम और उसके अनुप्रयोग तथा एम्पियर के परिपथीय नियम और उसके अनुप्रयोग से संबंधित टोटल 10 लेक्चर आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। अगर ये 10 लेक्चर आप देख लेते हो तो तभी आप ये आंकिक प्रश्न कायदे से समझ पाओगे। हालांकि मैं थोड़ा सा बेसिक क्लियर जरूर करूंगा कि अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, कैसे कैसे फार्मूले सीखे, थोड़ी सी समरी रिवाइज करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कॉपी और पेन निकाल लीजिए, क्योंकि आज तो न्यूमेरिकल का महासंग्राम है। तो कॉपी और पेन निकाल करके क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करना है और आलसपन दूर फेंक देना है। ठीक है, आलसी नहीं बनना है, ऊर्जा और जोश के साथ क्लास को लेना है। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। यस, माय नेम इज आनंद अवस्थी एंड दिस इज योर एंड ओनली योर चैनल संकल्प वर्ल्ड। चलिए तो शुरुआत करते हैं। आंकिक प्रश्न आप सभी को आज सॉल्व करने हैं। अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में प्यारे बच्चों जो बायो-सेवर्ट लॉ, ठीक है, हमने सीखा फार्मूला क्या होता है। तो छोटे छोटे प्रश्न अगर हम कहें तो dB इज इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, म्यू नॉट अपान में 4 पाई, म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर। बोलो ये होता है म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर। आई डीएल साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर होता है। अगर हम एम्पियर की परिपथीय नियम की बात करें तो समाकलन पी डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है म्यू नॉट आई नॉट एम्पियर के परिपथीय नियम। बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से हम लोग बहुत सारे प्रश्न सॉल्व करते हैं, बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, है ना। बहुत सारे प्रश्न सॉल्व करते हैं, मतलब बहुत सारे अनुप्रयोग हैं। अगर वृत्ताकार धारावाही चाप के कारण हम कहें, वृत्ताकार धारावाही चाप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो जल्दी से बताइए इसका फार्मूला क्या होगा। आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट कैसे करोगे, म्यू नॉट और ये सिंबल कहां से खोजोगे, बड़ा टाइम लगेगा। बट कॉपी और पेन और नोट्स आपके पास होना चाहिए। तो नोट्स खोल करके जरा उस फार्मूले को जरूर देख लो। हम लोग अगर चाप के केंद्र पर कहें प्यारे बच्चों, ठीक है, चाप के केंद्र पर, चाप के केंद्र पर कौन सा है, चाप के केंद्र पर, ठीक है, चाप के केंद्र पर आप बताइए इसमें क्या फार्मूला हुआ करता था। तो मुझे लगता है याद होगा आपको, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 4 पाई और आई अपान में आर इंटू थीटा होता था। याद करिए जब मैंने वृत्त के केंद्र पर निकाला था तो म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई अपान में आर, आई अपान में आर होगा और थीटा की वैल्यू 2 पाई आर होगी, 2 पाई आर होगी। तो म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई अपान में आर
थीटा की वैल्यू सॉरी 2 पाई आर नहीं होगी, 2 पाई होगी, तो पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपान में 2 आई अपान में आर। ये किसके लिए प्यारे बच्चों सिखाया गया था? ये कब सिखाया गया था आपको? किसी वृत्ताकार लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो उससे ये मिलता है। ठीक है, ऐसे ही फार्मूलों को हमें याद रखना है, इन फार्मूलों को आपको याद रखना है। ठीक है, और क्या थे बायो-सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग में? ठीक है, किसी परिमित लंबाई के चालक के कारण, तो मुझे लगता है उसका फार्मूला क्या होगा? परिमित लंबाई के चालक के कारण B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई अपान में ए होता था, और साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू होता था। ठीक है, अगर हम अनंत लंबाई का चालक ले लेंगे तो अनंत लंबाई के लिए क्या आ जाता था? B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 2 पाई आई अपान में ए हो जाता था। ए क्या था? उस चालक से दूरी, जो भी लंबाई का चालक है उस चालक से जितनी भी दूरी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना होता था, उसकी क्या है वो प्यारे बच्चों? दूरी है, वो डिस्टेंस है क्या? ए। साइन फाई वन और फाई टू कोण होते थे। जब अनंत लंबाई का चालक होता था तो बताओ फाई वन और फाई टू कितना बनेगा? 90 बनेगा। हमने पूरा डेरिवेशन करके दिखाया है परिमित लंबाई के, फाइनाइट लेंथ। ठीक है, हमने निकाल के सिखाया है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ। एक तो फाइनाइट लेंथ वायर अगर है, करंट कैरिंग वायर, तो उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान इतना है। ये आ गया अनंत लंबाई के चालक के कारण हो गया, वृत्ताकार चाप के कारण हो गया, वृत्ताकार चाप के कारण हो गया, पूरे वृत्ताकार लूप के कारण हो गया, ये अनंत लंबाई के सॉरी वो परिमित लंबाई के, ये अनंत लंबाई के चालक के कारण हो गया। और कौन से फार्मूले थे जरा याद करो, नहीं ऑनलाइन पिटाई कर दूंगा मैं, क्योंकि आप लोगों की हमेशा से आदत होती है जब न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए जाते हैं तो आप फार्मूलों को, जिसको देखो फार्मूलों पे कमांड होगी तो दो चीजें क्लियर हैं। पता क्या? जब आपसे डेरिवेशन पूछा जाएगा तो आपको अपना लक्ष्य पता होगा, और इसे थोड़ा सा रटा भी जा सकता है, कह सकते हैं। ठीक है, रटने का मतलब यह है कि थोड़ा सा मेमोरी पावर को बढ़ा लें और रट करके जैसे रखेंगे तो डेरिवेशन में आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, बट कॉन्सेप्ट कहां ले जाना है, किस रास्ते में बढ़ना है, वो आपको लक्ष्य याद रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, लक्ष्य याद रहेगा, क्योंकि फार्मूला पता है कि ये बनाना है भाई, वृत्ताकार धारावाही चाप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ओ ये फार्मूला होता है, थोड़ा सा कहीं मिस्टेक कर रहे हो क्या? तो कॉन्सेप्ट याद आने लगते हैं, कॉन्सेप्ट याद आने लगते हैं, ये पढ़ने का तरीका है, समझ रहे हैं? तो ये चीज आपको अपनानी है। तो फार्मूले आप याद करिए, फार्मूले जब आपको याद होंगे तो न्यूमेरिकल में कमांड जरूर हो जाएगी। क्योंकि न्यूमेरिकल में क्या होता है अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, तो न्यूमेरिकल में सबसे पहले गिवन वैल्यू लिखी जाती है, जो आपको मान दिया जाएगा सबसे पहले उन्हें लिखेंगे, फिर देखेंगे ए दिया है, आर दिया है, आई दिया है, पूछ रहा है कि उसमें बताइए इस इतने डिग्री पर धारावाही चाप के केंद्र पर, तो आप समझ जाएंगे कि ये तो इस फार्मूले पर बेस्ड है, चलो इस फार्मूले में वैल्यू रखते हैं, बी की वैल्यू निकालते हैं, तो अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होने। पहले आसान प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे कठिन, ये आपकी प्रैक्टिस पर है, कोई टीचर नहीं सिखा सकता। फिर कहो सर जी हमको न्यूमेरिकल लगाना नहीं आता है, तो पहले आसान प्रश्नों से शुरुआत करें, तो अपने आप लगाना शुरू सीख जाओगे। हाँ समझो, तो ये सारे फार्मूले आपको सिखाए जा चुके हैं। नहीं आते हैं आपको फार्मूले सॉल्व करना, डेरिवेशन, तो आप लेक्चर 1 लेक्चर 2 देख सकते हैं, लेक्चर 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, पूरे लेक्चर देख सकते हैं वो, या फिर आपको कोई स्पेशली डेरिवेशन पढ़ना है, साइक्लोट्रॉन पढ़ना है, तो साइक्लोट्रॉन बाई आनंद अवस्थी सर, साइक्लोट्रॉन बाई आनंद सर, ऐसा सर्च कराइए, हर एक लेक्चर आपको मिल जाएगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग फाइनाइट लेंथ वायर, तो वो भी आप बाई आनंद सर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा सर्च कराएंगे तब भी मिल जाएगा। ठीक, चलो, तो ये आपको बताया गया। और कौन सा डेरिवेशन? और मुझे लगता है अक्ष के केंद्र पर, हाँ ये वाला कितना था, ये जरा बताइए भाई। P इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान में किसी वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र से जाने वाले अक्ष के किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ये वाला बताइए। म्यू नॉट अपान में 2 आई अपान में सॉरी हाँ आई आर स्क्वायर होता था, और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे, क्योंकि आर माना है, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। बोलिए
यही होता था। गलत हो तो फिर हमें दोष नहीं देना, थोड़ा सा तुम भी देखो। ठीक है, ये डेरिवेशन। अच्छा, बायोसेवर्ट नियम से हो गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने एम्पियर का परिपथीय नियम सीखा। एम्पियर के परिपथीय नियम से सोलेनाइड, एक तो अनंत लंबाई के धारावाही चालक, वो तो बता ही दिया। ठीक है, अनंत लंबाई के धारावाही चालक ये हो गया 2 पाई आई अपान में ए। और ये तो वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हो गया। जो प्रणालिका सोलेनाइड के अक्ष पर उत्पन्न, सोलेनाइड के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्यारे बच्चों कितना सिखाया गया था, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अगर एन पूरे फेरों की, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या पूरी वैल्यू दे दी जाए तो म्यू नॉट एन आई अपान में स्मॉल एल हो जाएगा। ये था किसके लिए, सोलेनाइड के लिए। प्यारे बच्चों उसको आपको सिखाया गया था टोराइड। टोराइड के कारण भी सेम यही होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है। लेकिन टोराइड में एक बात याद रखिएगा, जब पूरे टोराइड के फेरों की संख्या दी हो तो म्यू नॉट कैपिटल एन अपान में आई, जो लंबाई यहां पर एल लिए थे क्योंकि प्रणालिका की लंबाई एल ले लेते हैं, जबकि टोराइड की पूरी परिधि, तो परिधि अगर त्रिज्या आर है तो 2 पाई आर हो जाए। ठीक, ऐसे ही सारे फार्मूले हमने पढ़े थे। मुझे लगता है ऑल ओवर फार्मूले मैंने कवर भी कर लिए हैं, ओरल ओरल। ठीक है, ठीक है, तो सॉल्व अब किया जाए प्रश्नों को। तो मैंने कुछ प्रश्नों को यहां पर रखा है जिनको हमें अच्छे से सॉल्व करना। क्लियर है? एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फार्मूले में हमारी फोटो भी ले सकते हैं, साथ में उसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शुरुआत करें? ठीक है, चलिए। तो एक बार जय हिंद, और बहुत जोश के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, एक सीधे लंबे तार में धारा आई प्रवाहित होती है। एक सीधा लंबा तार है कोई जिसमें धारा आई प्रवाहित होती है, जैसा प्रश्न में कहे ना वैसा कर भी दो, वैसा कर भी दो। एक सीधे लंबे तार में धारा आई प्रवाहित होती है, एक सीधा लंबा तार है और इसमें धारा आई प्रवाहित होती, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वही चीज है, यही चीज है कि आप फिगर ड्रा करो। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका जानते हो ना। फर्स्ट स्टेप क्या है, गिवन, जो चीज दी गई हो। दूसरा क्या है, ड्रा फिगर, ड्रा फिगर। तो मैं सब काम साथ करते हुए चल रहा हूं, ठीक है। और तीसरा काम क्या है, इंटरप्रिटेशन वाला, ठीक है। फॉर्मूला सोचो, इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन ये काम होता है, ठीक है। इंटरप्रिटेशन का काम जो बच्चा सबसे अच्छा करता है वही मान लो न्यूमेरिकल लगा पाता है। तो ये तीन चीजें मैं साथ साथ करते हुए चल रहा हूं, समझ रहे हैं? हाँ, तो ये यहाँ पर फिगर भी मैं ड्रा कर रहा हूं, जैसा जैसा प्रश्न में बोल रहा है कि धारा आई प्रवाहित होती है तथा इसमें दूरी आर पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, दूरी आर पर, आर डिस्टेंस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मान लो ये बिंदु P है। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की जो वैल्यू दी गई प्यारे बच्चों, हम यहां पर हल कर रहे हैं, ठीक है, सॉल्व। तो यहां पर B इज इक्वल टू वैल्यू दी गई है, B इज इक्वल टू 0.4 टेस्ला है। B इज इक्वल टू 0.4 टेस्ला। ध्यान से सीखते हुए चलिएगा। प्रश्न में कहा है 2r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। हमसे कहा है कि 2r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताइए। यहां पर हमें बिंदु Q पर बताना चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। यहां पर कितना दिया गया है, B इज इक्वल टू दे दिया गया 0.4। लेकिन बाद की स्थिति में ये, अब ध्यान से देखो हम कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो कहा गया कि एक सीधे लंबे तार में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित करें। ये सीधा लंबा तार है, ठीक है, अनंत लंबाई का होगा, हाँ, अनंत लंबाई का सीधा लंबा तार है, सही है। तो इस सीधे लंबे तार के कारण हमें किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि अगर इनफाइनाइट लेंथ का वायर होगा तो उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट, अभी देखा म्यू नॉट अपान में 2 पाई आई अपान में R।
करंट वही है, धारा वही प्रवाहित हो रही, बस उसी तार से आपको 2r दूरी पर निकालना है, 2r डिस्टेंस पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना। ध्यान से सीखिएगा प्रश्न को। अनंत लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ये होता है। ये आपने सोच लिया, ये इंटरप्रिटेशन है, यही इंटरप्रिटेशन है, सोचना कि गिवन वैल्यू तो केवल ये है और 2r डिस्टेंस, ये तो सब बातें बना रहा है। तो पहली बार में जो चुंबकीय क्षेत्र है मैं कहूं तो B इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 2 पाई आई अपान में R, R तो डिस्टेंस दी गई, I भी वही है, ऐसे लिख लिया। इसको मैं B1 मान सकता हूं। अच्छा, एक चीज यहां से देखो, यहां से आपका निष्कर्ष क्या निकल रहा है? यहां से निष्कर्ष ये निकल रहा है कि B अनुक्रमानुपाती है डिस्टेंस R के, व्युत्क्रमानुपाती है R के, है कि नहीं? B व्युत्क्रमानुपाती 1/R है, बिल्कुल है। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं प्यारे बच्चों, B1 इज इक्वल टू 1/R1, B1 इज इक्वल टू 1/R1। क्यों? नियतांक आएगा, नियतांक लिख लो के 1/R1, नियतांक के साथ लिख लिया कि ये अनुक्रमानुपाती है। अभी हमने वो सब छोड़ दिया। अरे भाई नहीं तो चलो, छी गलत हो जाता है ना तो बड़ा खराब लगता है। गलत नहीं हुआ है कुछ भी, कॉन्सेप्ट में सोच रहा था शॉर्ट कर दूं, कोई दिक्कत नहीं। प्रारंभिक स्थिति में यहां पर लिख दोगे प्रारंभ में, ठीक है, प्रारंभ में आपका क्या होगा? B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट 2 पाई आई अपान में R, यही डिस्टेंस दी गई, यही है वैल्यू, और इस टोटल की वैल्यू कितनी दी गई? 0.4 टेस्ला, 0.4 टेस्ला। इतना क्लियर है? चलो ठीक है। दूसरी स्थिति में कह रहे हैं, ये कह रहे हैं हमसे, दूसरी स्थिति में कह रहे हैं कि भैया जो B2 है ना वो निकालिए कहां पर? 2r दूरी पर, धारा वही है। ठीक है, धारा वही है तो म्यू नॉट अपान में 2 पाई लिखने में कहा जा रहा है, आई लिखने में क्या जा रहा है? धारा अब दूरी कितनी हो गई प्यारे बच्चों? 2r हो गई। कितनी हो गई दूरी? 2r हो गई। क्लियर है? 2r हो गई। अब अगर हम इसको डिवाइड करें, ठीक, इसको समीकरण 1 मानना, इसीलिए मैं कह रहा हूं अभी इसको नहीं लिखता हूं 0.4 टेस्ला, ये तो वैल्यू दी गई। इसको समीकरण 1 मान लेता हूं, इसको समीकरण 2 मान लेता हूं। समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 को समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, ध्यान से देखो, भाग देने पर क्या मिलेगा प्यारे बच्चों? B1 बटे B2 बराबर, ऊपर है म्यू नॉट अपान में 2 पाई आई अपान में R होल अपान, यहां भी है म्यू नॉट अपान में 2 पाई आई अपान में 2R, क्योंकि अब यहां पे 2R दूरी पर निकालना है तो म्यू नॉट, इसको ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट 2 पाई आई अपान में R, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसका कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। यहां पर देखो, यहां पर हम लिख सकते हैं इसको, देखो म्यू नॉट अपान में 2 पाई आई अपान में R, ये समझना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद क्या मिलेगा? ऊपर पूरा टोटल कट गया, म्यू नॉट 2 पाई आई R, म्यू नॉट 2 पाई आई R सब कैंसिल आउट हो गया। ये बचेगा, ऊपर बचा 1 और नीचे मिला 1 अपान में 2। देखो ये कैंसिल आउट हो गया ना सब, ये मिला 1 अपान में 2, ये पलट के ऊपर जाएगा। यहां पर मिलेगा प्यारे बच्चों B1 बटे B2 बराबर, पलट के ऊपर चला गया, 2 बना, उधर भेज देंगे तो B1 बराबर हो जाएगा 2B2। B1 बराबर क्या हो जाएगा? 2B2। B1 बराबर 2B2। इसका अर्थ हुआ हम कह सकते हैं B2 बराबर B1 बाई 2। B1 की वैल्यू कितनी दी गई प्यारे बच्चों? ध्यान से देखो, B1 की वैल्यू दी गई 0.4 टेस्ला, ये B1 ही है, 0.4 टेस्ला। तो 0.4 बटे 2, 2 दूनी 4 बराबर 0.2 टेस्ला। आई दूरी बढ़ गई है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी घट जाएगा, क्योंकि दूर हो गई, अब चुंबकीय का मान घटेगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान घटेगा। ठीक है, क्लियर है? प्रश्न समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर एक बार सुन लो। क्या है? हमें पता है ये सूत्र होता है किसी अनंत लंबाई के चालक के कारण, अनंत लंबाई के चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र इतना होता है। क्लियर?
इसी की वैल्यू भी दी गई प्रारंभ में, क्योंकि r दूरी पर इतना है, r दूरी पर इतना प्रश्न में कह दिया है। हमसे कहा 2r दूरी पर, तो पहले r दूरी का समीकरण बनाया, 2r दूरी पर तो बस r की जगह 2 रख दिया, धारा वही तो है I/2r, बाकी ये तो कांस्टेंट है μ0/2। अब हमें क्योंकि स्थितियां बदल ली गई हैं, तो हमें इसको संबंध बनाने के लिए मैंने समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे दिया। ये बनाना, यही इंटरप्रिटेशन का काम है, सॉल्व करना। 1 को 2 से भाग दिया, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता है, इतना कटा, ये 1/2 मिला। कटने के बाद इसीलिए मैं कह रहा था केवल ये काटना पीटना ना पड़े, तो सीधे दूरी और इसकी वैल्यू दी गई ना, तो दूरी और इनके बीच संबंध निकाल रहे थे चुंबकीय क्षेत्र का, तो वो V1 R1 ये कर रहे थे। ठीक है, वैसे भी लग जाता सवाल, उसमें ये सब आई और μ0 ये ना लिखता मैं, केवल R1 और R2 आता। ठीक है, इसलिए, लेकिन बहरहाल कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए पूरा हो गया। तो यहाँ B1/B2, ये 1/2, ध्यान से देखना, ये 2 प्यारे बच्चों नीचे है, तो इसकी गलती नहीं कर देना, काटा काटा और ये 1/2 कर दिया। जल्दबाजी में यही गलतियां करते हैं जो बहुत होनहार होते हैं, है ना। तो उन टीपू सुल्तानों से यही गलतियां होती हैं, फिर कहते हैं सर जी अरे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अरे थोड़ा सा मिस्टेक, ये नहीं होगा। B1/B2 और पलट के ऊपर गया, 2B2 हुआ, यहाँ B2 की वैल्यू आपको B1 की वैल्यू दी गई, कैंसिल, सॉल्व। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न रहा, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें। आइए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न दिया गया है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है हमारे लिए कुछ इस प्रकार से लिखा है, 1.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर फ्लक्स घनत्व के चुंबकीय क्षेत्र में, फ्लक्स घनत्व के चुंबकीय क्षेत्र में, मतलब B की वैल्यू दी गई है, याद रखना 1.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर मात्रक होता है चुंबकीय क्षेत्र का, लेकिन फ्लक्स घनत्व जुड़ा है तो डिस्टर्ब नहीं हो जाना, ये कहने का अर्थ है। फ्लक्स घनत्व के चुंबकीय क्षेत्र में एक प्रोटॉन रखा है। अच्छा, एक प्रोटॉन 2 × 10⁻⁷ मीटर प्रति सेकंड के वेग से, इसका वेग दे दिया गया प्यारे बच्चों 2 × 10⁻⁷ मीटर प्रति सेकंड। जो वैल्यू गिवन है ना, सबसे पहले उसे लिख लिया करो, गिवन। हम लोग ये सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, ठीक। तो गिवन वैल्यू ये है, कहा कि वेग से 30 डिग्री कोण पर प्रवेश करता है, इतने चुंबकीय क्षेत्र में एक प्रोटॉन इस वेग से, कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो कागज तल के लंबवत अंदर की ओर है, इसमें जो आवेश है प्रोटॉन P पॉजिटिव, ये V वेग से क्या करता है, प्रवेश करता है। लेकिन प्यारे बच्चों ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से जो है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से कुछ इस प्रकार से कोण बनाते हुए जा रहा है। अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मान ले कागज तल के लंबवत अंदर की ओर, और अंदर की ओर को मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया, ये थीटा, ये V वेग से गया और ये प्रोटॉन है P पॉजिटिव। ठीक है, समझना ध्यान से, ये क्या है, प्रोटॉन है। तो कह रहे हैं मीटर पर सेकंड से प्रवेश करता है, प्रोटॉन पे लगा बल ज्ञात कीजिए, प्रोटॉन पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए, हमें यह ज्ञात करना है। ठीक है, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, प्रोटॉन पर आवेश प्यारे बच्चों बताओ कितना होगा। प्रोटॉन पर आवेश आपको पता है, प्रोटॉन पर आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर होता है, बस क्या होता है पॉजिटिव, Q बराबर होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यही तो होगा। Q दिया है, V दिया है, B दिया है, थीटा दिया है, थीटवा कितना दिया है 30 डिग्री कोण पर प्रवेश करता है, 30 डिग्री चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से। ठीक है, कितना कोण बना रहा है 30 डिग्री, सॉल्व कर। लगने वाला चुंबकीय बल F = QP sin थीटा। बहुत आसान प्रश्न था ये तो, 1.6 × 10⁻⁻19, लेकिन आसान से मतलब नहीं है मुझे। ये बोर्ड एग्जाम, वो चाहे CBSE बोर्ड हो चाहे UP बोर्ड हो, ये उन प्रश्नों पर है, ठीक है, उनके बेस पर क्वेश्चन है। F = QVB sin थीटा में ये Q की वैल्यू, V वेलोसिटी की वैल्यू कितनी दी गई 2 × 10⁻7 इंटू B मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी गई है 1.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, बस। ठीक है, अब चलें यहां पर सॉल्व कर लीजिए इसको, हम ही सॉल्व करें क्या, चलो अच्छा भाई 15 30 ये आ जाएगा, ये 15 है, मतलब 1.5, ये 2 2 30 हुआ, ये लिख सकते हैं 1.6 गुणे ये हुआ 3.5
0 30 हो जाएगा ना, 15 दूना 30, 15 टू जा 30 इंटू 10 की पावर में -19 या 17 घट गए, 17 मतलब माइनस का 12 बचा। और देख लो ध्यान से इसको, ये हो जाएगा 0.4248 बोलती 48 है ना, ठीक है, मतलब 16 3 जा 48, 0.48 इंटू 10 की पावर में -12, ये एफ है, इतने न्यूटन, इतने न्यूटन का फोर्स वर्क करेगा। ठीक है, क्लियर, क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबे सोलेनाइड में 200 फेरे हैं और प्रति सेंटीमीटर बने हैं। ओहो हो, 200 प्रति सेंटीमीटर बने हैं, इसको ध्यान से समझना, 200 प्रति सेंटीमीटर बने हैं। चलो ठीक है, इसमें 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बताइए। मतलब जो सोलेनाइड है, ये सोलेनाइड जमा जम 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 जम, ये इसके अक्ष पर केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बताना है। ठीक है, तो हम लोग सीधे सीधे जानते हैं कि सोलेनाइड के लिए, अभी देख लीजिए, नहीं देखे हो, ये सोलेनाइड, सोलेनाइड के वाला कहाँ है, ये है फार्मूला। तो सोलेनाइड के लिए यही फार्मूला आपको यहां पर अप्लाई करना है, यहां पर यही फार्मूला अप्लाई करना है। सोलेनाइड, सोलेनाइड के कारण, के कारण चुंबकीय क्षेत्र, के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो प्यारे बच्चों कितना, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, यही होता है। प्रणालिका की लंबाई कैपिटल एन हो और प्रणालिका में कुल फेरों की संख्या कैपिटल एन हो, सॉरी, प्रणालिका में कुल फेरों की संख्या कितनी हो, कैपिटल एन हो, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनाइड जो हो वो कितने हो, कैपिटल एन हो, एंड जो सोलेनाइड की लेंथ है, प्रणालिका की जो लंबाई है वो स्मॉल एल हो। तो फिर हम लोग क्या फार्मूला लिखते हैं, म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपान में वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू रख दीजिए म्यू नॉट, ये तो ऐसे हल नहीं होगा। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, तो 4 पाई इंटू 10 की पावर में -7 आएगा। चलो ठीक है सर, उसके बाद एन, एन कितना है, 200 फेरे हैं, 200 फेरे हैं प्रति सेंटीमीटर, तो लंबाई एक, एल की लंबाई कितनी है, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर, 10 की घात -2, 10 की घात -2 गुणे आई धारा कितनी प्रवाहित हो रही प्यारे बच्चों, 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही। सॉल्व कर दीजिए इसे, इसे सॉल्व कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर, ये -2 से कटे तो ऊपर बचा माइनस का 5, ये 200 और 5 25, 25 टू जा 5 50, और आगे 2 0, लेकिन 1 डिजिट के बाद में आपको 0 लगा देना है। ठीक है, चलिए और आप सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 5 4 जा 20, मतलब 2000 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर में -5, ये 314 का गुणा अगर 2 से होगा कितना होगा, मतलब 314 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 628 होगा, 628 होगा। ठीक है, और आगे 1 2 3 0, 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, यहाँ पर दशमलव, टू 10 की पावर में -5 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, यही B बराबर इतने टेस्ला हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। बात समझ गए, अरे थोड़ा सा खुद से भी काम कर लेना भाई, हम ही सब करके दे, समझ गए। तो ये सोलेनाइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र हो गया। चलिए क्वेश्चन इजी था, आगे प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है, 0.5 × 10 की घात -2 मीटर व्यास वाले तांबे के तार में, तांबे के तार में 50 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तार की सतह पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। गजब प्रश्न है, तार की सतह पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। फिर से प्रश्न को पढ़ लीजिए, क्या कहा है, इतने मीटर व्यास वाले, व्यास वाले तांबे के तार में 50 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, कोई तांबे का तार है, का व्यास जो भी दिया गया है भाई, चलो ये तांबे का तार है,
ठीक, इसमें इसमें तार की सतह पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, और इसमें जो प्यारे बच्चों दिया गया है, धारा जो प्रवाहित हो रही है I, उस I की वैल्यू दी गई है, I बराबर दिया गया है 50 एम्पियर, 50 एम्पियर। करंट की वैल्यू दी गई है 50 एम्पियर। अब हम इसे कैसे सॉल्व करें? ठीक है, तो इसका जो डायमीटर है वो है 0.5 गुणे 10 की घात में -2, 10 की पावर -2। ठीक, हाँ चलिए ठीक है। अब ये कॉपर का वायर है और इस कॉपर के वायर में 50 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। हमें इसके सरफेस पर, इस वायर की सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? सोचो, अगर हम कहें तार पर जो चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं प्यारे बच्चों, वो B इज इक्वल टू अनंत लंबाई का कोई भी वायर होता है इनफाइनाइट लेंथ का, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 2 पाई I अपान में R, यही होता है। यहां पर जो 2 पाई I अपान में R है, म्यू नॉट अपान में 2 पाई, इसकी टोटल वैल्यू प्यारे बच्चों क्या होती है? हम कहेंगे 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे मल्टीप्लाई, तो म्यू नॉट अपान में 4 पाई, 10 की घात में -7, 10 की पावर -7, लेकिन 2 ऊपर वाला मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू क्या होगी? 10 की पावर में -7, 2 इंटू 10 की पावर -7। क्यों हुआ भाई? 2 से ऊपर गुणा कर दो, 2 से नीचे। अब म्यू नॉट अपान में 4 पाई बन गया, म्यू नॉट अपान में 4 पाई 10 की घात -7, नीचे ऊपर केवल 2 गुणा में, तो 2 लिखा हुआ है। ठीक है, गुणे I की वैल्यू कितनी है? 50 एम्पियर अपान में R जो है इसकी सतह पर ही ज्ञात करना है। ये तार बहुत पतला है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ना उसका व्यास दिया गया है, और उसकी त्रिज्या मतलब उसके अच्छे से सोचो, इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही एकदम मिडिल वाले वैसा फील करो। तार जो है ना उसके बीच मिड पॉइंट से धारा जो प्रवाहित हो रही है उसके सतह पर ही निकालना है। तो इस तार की त्रिज्या हमें देख, तार की त्रिज्या कितनी, व्यास दिया गया है, तो त्रिज्या बराबर प्यारे बच्चों क्या दिया गया है? कितना दिया है? 0.5 गुणे 10 की घात में -2/2। सोचो, प्रश्न में ये नहीं कहा कि इस तार से R दूरी पर, सतह पर, सतह पर, तो सतह पर सोच लीजिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, व्यास दिया गया है, व्यास D दिया गया है, तो R बराबर क्या होगा? D/2 होगा। हमें सतह पर ही निकालना है। प्रश्न सोच लो, घुमा के दिया गया है, छोटा लेकिन घुमा के दिया गया है। R कहेंगे क्या है, तो ऐसे निकाला जाएगा। ठीक है, यहां पर कितना हो जाएगा? पॉइंट हटा दो, यहां 0 बढ़ा दो, 1 0 और ऊपर बढ़ा लो, 1 0 नीचे और बढ़ा लो, ये 50 से 50 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या आएगा? ऊपर मिलेगा 2 इंटू 10 की पावर -7 इंटू ये 200 ऊपर पहुंच जाएगा 200 इंटू ये 10 की -2 ऊपर पहुंच जाएगा +2 बन जाएगा। ठीक, अब क्या बन जाएगा? 2 2 जा 4 इंटू ये 10 की पावर -7 और ये 2 ये 4, तो 10 की पावर में -3, V इज इक्वल टू इतने टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये आ जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र का मान ये होगा। क्लियर है? क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न ये है, दो लंबे धारावाही समांतर चालक तार एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। दो लंबे धारावाही चालक तार कुछ इस प्रकार से हैं, ठीक, और ये एक दूसरे से समांतर हैं और एक दूसरे की जो दूरी है प्यारे बच्चों वो 4 सेंटीमीटर की है तारों की। इनमें 2 एम्पियर तथा 6 एम्पियर की धाराएं हैं, मतलब इसमें अगर हम कह लें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, इसमें 6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही, तो चलो दिशा भी हमने एक ही बनाई है, कोई गलती भी नहीं हुई, चलो ये तो काम सही किया है। हाँ बिल्कुल ठीक, हाँ एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। तारों के बीच लगने वाले बल का मान होगा, तारों के बीच लगने वाले बल का मान होगा, ये मैंने डेरिवेशन भी कराया और इस पर बेस्ड मैंने क्वेश्चन भी लेक्चर में ही बताया हुआ है। हालांकि यहां पर लगाना है F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 4 पाई I1 I2 अपान में R होता है, इनटू का L भी होता है, लेकिन वो एकांक लंबाई के लिए पर एकांक लंबाई में लगने वाला जो बल होगा वो हम यहाँ पर
कुछ इस प्रकार से F अपान में L लिखेंगे, ठीक है, ये वैल्यू लिखेंगे। तो जो प्यारे बच्चों F की वैल्यू होगी एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, ठीक है, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, ये बात याद रखिएगा, हमने लेक्चर में सिखाया है एकांक लंबाई, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं बताएगा कितने लंबे तार हैं, अनंत लंबे हैं, तो हर एक जगह पर कितना बल काम करेगा, तो इनके बीच में हमें बल का मान निकालना है। एकांक लंबाई पर कार्यरत बल एक दूसरे पर, ठीक है, कितना होगा, तो ये हो जाएगा F इक्वल टू, इस टोटल की वैल्यू होगी 10⁻⁻7 इंटू I1 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू एम्पियर, I2 की वैल्यू है 6 अपान में R की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर है, तो 4 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा, सेंटीमीटर है ना R की वैल्यू सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो गया, -2 से ये कैंसिल आउट हुआ तो माइनस का 5 बचेगा, ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 इंटू वैल्यू आएगी 3 इंटू 10 की पावर में, ये -2 ये -7, तो माइनस का 5 मिलेगा, इतने न्यूटन। अब जरा यह बताओ ये बल आकर्षणात्मक होगा कि प्रतिकर्षणात्मक होगा, आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा। मैंने चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हमने सिखाया था दाईं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 या फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में पहली उंगली जो है तर्जनी उसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और जिस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है चालक में उसमें बीच वाली उंगली अंगूठा फिर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा बताएगा। अब यहां पर आपको तो पहले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतानी है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहां देखो कैसे है, धारा की दिशा में आप, क्योंकि यहां पर बीच में आपको क्या दिखाना है, बीच में आपको क्या दिखाना है, चुंबकीय बल का मान दिखाना है, तो इसके कारण इस दिशा में जहां चालक है उसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे होगी, हम ऐसे अंगूठे को रखेंगे, यहां पर क्या होगा अंदर की ओर होगा। इस चालक के कारण धारा, इस दिशा में आपको चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चाहिए, तो धारा की दिशा में अंगूठे को रखा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहाँ पर बाहर की ओर होगी, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर। अब लगने वाले बल का देखो, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे है, अंदर की ओर है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, लगने वाला बल, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर के कारण अंदर की ओर, इसके कारण बाहर की ओर, तो हमें लगने वाले बल का मान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, बाहर की ओर है ना, ऐसे यहां पर देखिए बाहर की ओर, आपकी ओर है, ठीक है, आपकी ओर है, तो हम ऐसे करेंगे, हाथ ज्यादा करेंगे तो टूट जाएगा। ध्यान से देखो, ये पहली उंगली क्या है तुम्हारी ओर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तार में देखो केवल सामने की ओर है, तो हमने पहली उंगली को इधर सामने की ओर रखा। बीच वाली उंगली धारा की दिशा में, धारा ऊपर जा रही है, बिल्कुल जा रही है। अंगूठा किस ओर है, इस ओर, अंगूठा देखो इस डायरेक्शन में है, तो लगने वाले फोर्स जो होगा F1 वो इस डायरेक्शन में होगा। आप दाएं हाथ की हथेली का नियम देखो, ये सबसे सही होता है, हमेशा यही अप्लाई करना। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में उंगलियों को, चुंबकीय क्षेत्र किधर है, बाहर की ओर है, ये लो बाहर की ओर, तुम्हारी ओर, ठीक है। अब अंगूठे को किस दिशा में रखना है, धारा की दिशा में, ये लो अंगूठा अब ऊपर की ओर हो गया, क्योंकि धारा किधर जा रही है, ऊपर की ओर। चुंबकीय क्षेत्र, ये उंगलियां हैं आपकी ओर। अब बताओ हथेली किस ओर धक्का देगी, हथेली इधर दे रही है, हथेली धक्का इधर दे रही, तो F1 की वैल्यू इधर। वैसे ही यहां पर भी चुंबकीय क्षेत्र कैसे है, अंदर की ओर है, धारा की दिशा ऊपर की ओर, तो ये लो चुंबकीय क्षेत्र, उंगलियों को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, धारा की दिशा में अंगूठा। अब उंगलियां किधर धक्का दे, वो हथेली किधर धक्का देगी, इधर देगी, तो हथेली की धक्का देने की दिशा F2। अब बताओ यहां पर दोनों बल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। तो प्रश्न में, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी प्रश्न में ऐसे आता है, मतलब प्रकृति भी बताइए, तो आकर्षणात्मक होगा। एक बात ऐसे भी जान लो, जब धाराएं चालक में एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही हों, तो दोनों समांतर चालकों के बीच लगने वाला बल आकर्षणात्मक होता है, अट्रैक्टिव होता है, उनका जो नेचर होगा वो अट्रैक्टिव होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन है, हाँ अगला प्रश्न है 6 × 10⁻⁻4 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान किसी इलेक्ट्रॉन, ओहो इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या क्या है, गजब, क्या इसकी आवृत्ति क्या होगी, हाँ ठीक, इसकी ऊर्जा ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ज्ञात करेंगे भाई, काहे लिए परेशान हो।
साइक्लोट्रॉन पढ़ लेना भाई, साइक्लोट्रॉन से भी संबंधित ये सवाल है ना। साइक्लोट्रॉन में हालांकि आवर्तकाल क्या t इक्वल टू 2πm अपान में QB होता है, और मैंने शायद देखा था, मैंने गलती से QB अपान में 2πm लिख दिया था, जो कि आवृत्ति होती है। शायद चेक करना, गलतियां बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं ठीक है, चलो वहां पे मैं कंफ्यूज हो गया होगा। चलो यहाँ पे सवाल लगाना है, 6 गुणे 10 की घात -4 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र है। हाँ, 6 गुणे 10 की घात -4 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब B इक्वल टू प्यारे बच्चों है 6 गुणे 10 की घात में -4। ध्यान से देखिएगा प्रश्न को। ओके, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत इतने मीटर पर सेकंड की चाल से, मतलब समझ रहे हो, अगर चुंबकीय क्षेत्र कागज तल के लंबवत अंदर की ओर है ना, तो जो वेग है वो 90 डिग्री के कोण पर है, यही कह रहे हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 3 गुणे 10 की घात 7 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान किसी इलेक्ट्रॉन, तो V इक्वल टू 3 गुणे 10 की घात 7 मीटर पर सेकंड। कोई इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या क्या होगी, हमें R इक्वल टू बताना है, आवृत्ति n बतानी है, आवृत्ति क्या होगी, इसकी ऊर्जा की भी बतानी है। चलो सॉल्व किया जाए। अगर हम कहें इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, ई पर आवेश, बताओ इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, तो Q इक्वल टू कहेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है। इलेक्ट्रॉन का अगर हम मास कहें EM, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्यारे बच्चों कितना होगा, बराबर कितना होता है, 9.1 गुणे 10 की घात में -31 किलोग्राम, इतना होता है। क्यों ऐसा निकालना है, क्योंकि हमें R निकालना है, और R वैल्यू होती है mv² अपान में वो अभिकेंद्र बल के बराबर होता है, mv² अपान में R, और QVB साइन थीटा, तो QVB बराबर होता है, R इधर जाता है, मतलब mv अपान में QB, mv अपान में QB ये होता है ना, बोलिए यही होता है ना। हाँ, तो यहां पर R इक्वल टू MV अपान में QB हो गया, हम सारी वैल्यू रख दें और सॉल्व कर लें। R इक्वल टू M वैल्यू कितनी है, 9.1 गुणे 10 की घात में -31 गुणे V की वैल्यू, वेग का मान कितना है, 3 गुणे 10 की घात में 7 मीटर पर सेकंड है, होल अपान Q की वैल्यू, आवेश की वैल्यू कितना है, 1.6 गुणे 10 की घात में -30 है, गुणे V की वैल्यू कितनी है, चुंबकीय क्षेत्र 6 गुणे 10 की घात में -4 है, 6 गुणे 10 की घात में -4 है, तो इससे आपको R की वैल्यू मिल जाएगी। आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति क्या होती है, अभी मैंने दिखाया, आवृत्ति अभी मैंने जो सवाल लिखा, जो वही तो आवृत्ति होती है। हाँ, आवृत्ति, आवर्तकाल कैसे निकालते हैं भाई, आवर्तकाल अगर हम कहें किसी भी कण का, तो आवर्तकाल चाल बराबर दूरी बटे समय, हम तो मन में ही सॉल्व कर लेते हो, जब मन में सॉल्व करते हैं तो वही कंफ्यूजन बन जाता है, कंफ्यूजन का मतलब गलत हो जाता है जल्दबाजी में। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितनी भाई 2πr, चाल कितनी है तो v है, यही तो है, चाल v है। अगर हम यहाँ पर कहें 2πr, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, v वेग से गतिमान है, r की वैल्यू क्या होती है 2π अपान में v, i की वैल्यू अभी देखा mv अपान में qb, तो यहाँ से v से v बर्बाद हो जाएगा, 2πm बटे qb। कैसे गलत कर दिए थे सर जी, तुम भी मजाक करते हो, t इक्वल टू 2π अपान में qb हो गया। अब अगर इसी को हम पलट दें तो आवृत्ति का मान प्यारे बच्चों मिल जाएगा, n इक्वल टू क्या होगा, पलट दो, आवर्तकाल का उल्टा ही तो होता है, QB अपान में 2πm, सारी वैल्यू रख दो इधर वाली, सारी वैल्यू इधर वाली रख दो, 2π QB अपान में 2πn, QB 1.6 गुणे 10 की घात -19, 1.6 गुणे 10 की घात में -19। अरे करो यार, दिस इज योर होमवर्क, कुछ तो होमवर्क में भी कर लो, कुछ तो होमवर्क में कर लो अपने मन से, ठीक है, ये होमवर्क है आपका, कर लोगे, गुणा भाग जोड़ घटाना गुणा भाग करना है, ये सब आपको जोड़ घटाना गुणा भाग करके इसकी वैल्यू आंसर लाना है,
ले आओगे ना? अरे इतने सब टीपू सुल्तान महान है हमारे, इतना तो कर सकते हो। तो ये आपका होमवर्क। अच्छा, ऊर्जा निकालनी है। ऊर्जा कुछ नहीं, ये घूम रहा है, गति कर रहा है, तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी इसके पास। ऊर्जा गतिज ऊर्जा बराबर कितना हो जाएगा? के बराबर गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। इसी में रख लेना जो आए। m का मान पता है, v का मान भी पता है, रख दो, आंसर आ जाएगा। अगर ये कहता ऊर्जा का मान, क्योंकि ये ऊर्जा किस में आएगी? जूल में आएगी। किसमें आएगी? जूल में आएगी। अगर इसे कहे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलो तो 1.6 जूल में, तो जूल बटे 1.6 गुणे 10 की घात में -19 कर देना। 1.6 गुणे 10 की घात -19 कर देना, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी ऊर्जा। ठीक है, क्लियर है? आंसर बता दें अच्छा आपको, एक सेकंड रुकिएगा, आपको हम आंसर बता दें इनका कितना आएगा। इसका आंसर आएगा, हल करने पर अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मैं बात करूं तो आंसर आ रहा है 2.53 गुणे 10 की घात में 2.53 नहीं है, 25.3 गुणे 10 की घात में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा इसका आंसर। एंड इसकी वैल्यू आर, त्रिज्या की वैल्यू आएगी आपकी 28.1 की वैल्यू, आर की वैल्यू आएगी 28.1 गुणे 10 की घात -2, हाँ -2 मीटर। ठीक, इसे सेंटीमीटर में बदल सकते हो, 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। आवृत्ति की वैल्यू आ रही है, आवृत्ति की वैल्यू आपकी आ रही है, आवृत्ति यहाँ पर इसको मैं हटा रहा हूँ, ये आवृत्ति का मान आ रहा है हल करने पर, वो आ रहा है 1.7 गुणे 10 की घात में 7 हर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ रही है। ठीक है, क्लियर? तो ये थे कुल आज के प्रश्न, देख लें आगे तो नहीं है, नहीं है। ठीक, तो आज के ये प्रश्न थे। तो न्यूमेरिकल ये पार्ट 1 था, थोड़ा सा अभी मॉडरेट और बेसिक लेवल था। कोशिश करेंगे आगे और अच्छा लेवल लेकर के हम प्रश्नों का आए। फिलहाल आप सभी को न्यूमेरिकल भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इसके बाद हम सेकेंड लेसन भी स्टार्ट करेंगे, मैग्नेटिज्म या कह लो टार्क, जिसमें होता है मैग्नेट टार्क के लिए चुंबकीय आघूर्ण जो बोला जाता है, वो चैप्टर हम शुरुआत करेंगे, चुंबकीय आघूर्ण तथा द्रव्य, जिसमें हम पृथ्वी का चुंबकत्व भी सीखेंगे। और निलंबित कुंडली धारामापी, किलकित कुंडली धारामापी, इन सब जो गैल्वेनोमीटर हैं उनको भी हमें सीखना है। गैल्वेनोमीटर को मीटर में कैसे रूपांतरित किया जाता है ये सीखना है। तब पृथ्वी का चुंबकत्व भी सीखना है, वो तो एक दिन का लेक्चर है। और उसके बाद आता है चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, तो चलिए क्लास को आज यहीं पर एंड करते हैं। प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, घर पर रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और दूसरों को भी खुश रखने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी जोश और ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।